डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर विकास दयाल सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम सभी PSW पाठ्यक्रम 203 के विभाग 2 की यूनिट 15, जिसका कि नाम है आर्थिक योजना, उद्देश्य और नई आर्थिक नीतियाँ, इसका अध्ययन करेंगे। विद्यार्थी मित्रों, आइए हम वीडियो लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आर्थिक योजना, उद्देश्य और नई आर्थिक नीतियाँ। विद्यार्थी मित्रों, विकासशील देशों में आर्थिक नियोजन की भूमिका, उसके प्रकार, उसके उद्देश्य और जो नई आर्थिक नीतियाँ है उसका एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है और इसी विषय पर हम आज अध्ययन करने वाले हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की इकाई के उद्देश्य को हम सर्वप्रथम समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज की जो इकाई है उसके अंतर्गत हम आर्थिक नियोजन की अवधारणा को और उसके महत्व को हम समझ सकेंगे। आर्थिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास और उसके महत्व को भी हम समझ सकेंगे। विभिन्न प्रकार के आर्थिक नियोजन का हम विश्लेषण कर सकेंगे। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, वित्तीय सुधार और कर सुधार की हम जांच कर सकेंगे और इन नीतियों की अर्थव्यवस्था के प्रभाव का मूल्यांकन भी हम कर सकेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, ये आज की इकाई के हमारे उद्देश्य है। हम हमारे वीडियो लेक्चर को अच्छे से प्रारंभ करते हैं। प्रस्तावना। विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक नियोजन का अगर हम ऐतिहासिक भूमिका की हम बात करें तो 20वीं सदी में इस आर्थिक नियोजन का उद्भव हुआ और लेस्ट्रम्स फेयर जो अर्थशास्त्र की विफलता थी, या प्रथम विश्व युद्ध के बाद हम बात करें 1930 के दशक में जो महामंदी का दौर था, उसके अंदर जो स्टेट था, राज्य था या जो सरकार थी, उनके हस्तक्षेप की आवश्यकता को रेखांकित किया गया और वहाँ से आर्थिक नियोजन की अवधारणा प्रस्तुत हुई। तो हम कह सकते हैं कि 20वीं सदी में आर्थिक नियोजन की अवधारणा का उद्भव हुआ। ऐसे ही हम बात करें 1928 में जो सोवियत संघ है, मतलब स्टालिन के नेतृत्व की पहली पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की गई और केंद्रीय नियोजन द्वारा तेज औद्योगिक और आत्मनिर्भरता को हासिल करने के लिए पहल की गई। विद्यार्थी मित्रों, 1928 में पंचवर्षीय योजना की हम बात करें तो इसकी शुरुआत हुई सोवियत संघ के अंतर्गत। विद्यार्थी मित्रों, हम भारत के अंदर ऐतिहासिक रूप से अगर हम इसको समझने की कोशिश करें आर्थिक नियोजन को, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो 1950 में योजना आयोग, जिसको हम नीति आयोग वर्तमान में बोलते हैं, उसकी स्थापना हुई और इसकी स्थापना का उद्देश्य ही हमारे आर्थिक नियोजन को संचालित करना था। तो हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में औद्योगिकीकरण, उसमें कृषि का विस्तार, उसके अंदर अवसंरचनाओं को बल देना, उसके अंदर हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना, तो ये सभी हमारी 5 वर्ष की जो पंचवर्षीय योजना है जिसको हम जानते हैं, उनका प्रारंभ हुआ और योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। ऐसे हम चीन की अगर बात करें तो वहाँ पे माओ जेडरोड के नेतृत्व में 1953 के अंदर पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई, जिसके अंदर की उद्देश्य था कि जो भारी उद्योग है या जो सामूहिक कृषि को प्राथमिकता देना या फिर जो वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में हमको एक महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्वयं को स्थापित करना। तो ये हमने जो विभिन्न देश हैं उसके अंदर आर्थिक नियोजन की अवधारणा कैसे उद्भव हुई, कैसे विकसित हुई, उसको हमने समझा और उसके अंदर हमने समझा कि भारत के अंदर वर्ष 1950 से लेकर आर्थिक नियोजन की जो पंचवर्षीय योजना है वह प्रारंभ हुई। तो ये हमारा एक उसका ऐतिहासिक भूमिका हमने समझा। अब आर्थिक नियोजन होता क्या है उसको हम समझते हैं। तो आर्थिक नियोजन की प्रक्रिया उसके अंदर क्या होता है कि जो सरकार जो होती है वह संसाधनों का आवंटन करती है। जो हमारे उपलब्ध देश के अंदर संसाधन है, हम बात कर सकते हैं कि बहुत सारे संसाधन हमारे पास हो सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन भी है और अन्य प्रकार के संसाधन भी है। तो आर्थिक गतिविधियों का संचालन जो है सरकार करती है और उनके विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक रणनीति बनाती है, एक रोड मैप बनाती है, उसके अनुसार वह संसाधनों का आवंटन करती है और अर्थव्यवस्था का संचालन करती है। अब इसके हम बात करें कि इसको हम समझते कैसे हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, सूचकात्मक नियोजन होता है। जैसे सरकार जो है मार्गदर्शन देती है और निजी क्षेत्र जो होता है वो स्वतंत्र होता है। जैसे हम उदाहरण समझ सकते हैं कि फ्रांस और जापान इसके उदाहरण है, जिसके अंदर सरकार जो है केवल मार्गदर्शन देती है और निजी क्षेत्र के पास स्वतंत्रता होती है। अब हम बात करते हैं कि निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है। इसके अंदर क्या होता है कि राज्य का सीधा नियंत्रण होता है। जैसे सोवियत संघ की हम बात कर सकते हैं, चीन जो देश है उसकी बात कर सकते हैं। इसके अंदर सरकार का सीधा नियंत्रण आर्थिक नियोजन पे होता है।
अब हम बात करते हैं कि व्यापक नियोजन। इसके अंदर क्या होता है कि सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए एक विस्तृत योजना बनाई जाती है, जिसके अंदर सरकार भी सहयोग करती है, निजी क्षेत्र भी स्वतंत्र होता है, वो सभी प्रकार के क्षेत्र कवर होते हैं, एक विस्तृत योजना बनाई जा सकती है, जिसके भारत उसका उदाहरण है। ऐसे आंशिक नियोजन की हम बात करें तो विशिष्ट क्षेत्रों को लक्षित हस्तक्षेप इसमें होता है, जो लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं उनको हम कैसे प्राप्त करें, तो ये आंशिक नियोजन होता है। ये बहुत कम हमको देखने को मिलता है। अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ पे व्यापक नियोजन प्रकार हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर सभी क्षेत्रों का विस्तृत योजना बनाकर उनको लागू किया जाता है आर्थिक नियोजन के अंतर्गत। विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक नियोजन के बहुत सारे तर्क भी दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्रों ने, उनको हम समझते हैं। तो बाजार की विफलताएं, पहला है बाजार की विफलताएं। विद्यार्थी मित्रों, बाजार जो है संसाधनों का कुशल आवंटन नहीं कर पाने के कारण इसके अंदर कई विफलताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य और जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि सार्वजनिक माल में कम निवेश होना, ये सब प्रकार की बाजार की विफलताएं हमको दिखाती है अगर हम आर्थिक नियोजन की बात करते हैं तो। संरचनात्मक कमजोरियां भी हमको देखने को मिलती है विद्यार्थी मित्रों। विकासशील अर्थव्यवस्था, जैसे कि भारत एक विकासशील देश है, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में कृषि जो है पर अत्यधिक निर्भरता होती है। जैसे हमारी भी अर्थव्यवस्था जो है कृषि पर, बहुत महत्वपूर्ण भाग कृषि पर निर्भर करता है, और कम औद्योगिकरण और अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से के कारण नियोजन में असंतुलन हमको देखने को मिलता है। तो इसकी संरचना जो है वो, इसकी एक स्ट्रक्चरल कमजोरी हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा की, नेशनल सिक्योरिटी की, तो ऊर्जा जैसा क्षेत्र है, रक्षा का क्षेत्र है, खाद्य उत्पादन का क्षेत्र है, ये सभी राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। तो इसकी रणनीति जो है विदेशी आयात पर निर्भरता को घटाना और आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, ये भी एक आर्थिक नियोजन का एक तर्क है। अब सामाजिक कल्याण की हम बात करें तो जो गरीब है, निरक्षर है, स्वास्थ्य सेवाओं की जहाँ कमी है, या सामाजिक चुनौतियाँ जहाँ पर संचालित माध्यमों में है, उसका व्यापक विकास सुनिश्चित करना, यह भी आर्थिक नियोजन का एक तर्क है। विद्यार्थी मित्रों, आर्थिक नियोजन के सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हमको देखने को मिलती है। अगर हम चुनौतियों की बात करें तो अदक्षता और नौकरशाही एक महत्वपूर्ण चुनौती हमको देखने को मिलती है। जो केंद्रीय नियोजन होता है उसका उच्च स्तर का समन्वय बहुत अति आवश्यक होता है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे जो नेतृत्व करता है, जो केंद्रीय नियोजन, जो हमारी आर्थिक योजनाओं का नियोजन कर रहा है, उसका उच्च स्तर पर उसका कोऑर्डिनेशन होना बहुत आवश्यक है, जो जिससे कि प्रक्रिया धीमी और बोझिल हो जाती है और उसका विलंब और अदक्षता भी हमको देखने को मिलती है अगर उसके अंदर समन्वय नहीं होता है। तो बाजार और नियोजन में असंतुलन की हम बात कर सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। तो अत्यधिक नियोजन जो है नवाचार को भी दबा देता है। जब हम बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर लेते हैं तो उसके अंदर इनोवेशन की संभावनाएं कम हो जाती है। तो अत्यधिक बाजार और सामाजिक असमानता भी उससे बढ़ती है और एक असंतुलन उत्पन्न होता है। भ्रष्टाचार और क्रियान्वयन, नौकरशाही के अंदर अदक्षता, जो क्षमता की कमी, भ्रष्टाचार से योजनाओं और उसके एग्जीक्यूशन में जो है बाधा उत्पन्न होती है, और पारदर्शिता और जवाबदेहिता की कमी हमको देखने को मिलती है। अब हम बात करें कि जो आज के समय की हम बात करें 21वीं सदी में ये कैसे प्रासंगिक है, तो वैश्वीकरण और बाजार के उन्मुख नीतियों के युग में नियोजन की एक महत्वपूर्ण भूमिका विकसित हो रही है, जिसके अंदर राज्य का हस्तक्षेप भी आवश्यक है और बाजार की विभिन्न प्रकार की जो विधियां हैं उनका मिश्रण भी बहुत अधिक आवश्यक है। तो ये आर्थिक विकास की जो चुनौतियां हमने थी वो हमने समझी। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य वृद्धि और रोजगार, इसको हम समझते हैं कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है और रोजगार सृजन क्या होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सतत आर्थिक वृद्धि जो होता है वह राष्ट्रीय आय को बढ़ाती है, जिसकी हम बात करें औद्योगिक नीतियों के अंदर जो माइक्रो लेवल की आर्थिक स्थिरता पर हमको ध्यान दिया जा सकता है। हम बात करें दक्षिण कोरिया और सिंगापुर की, तो यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश जो है वो तेज होता है, जिसके कारण औद्योगिकीकरण बढ़ता है। अगर हम जापान का उदाहरण लें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में एक टारगेटेड पॉलिसीज बनाई गई और उसको उन्होंने प्राप्त भी किया। चीन के अंदर हम बात करें तो जो 5 ईयर्स की प्लानिंग होती है उसका अच्छे से मैनेजमेंट होता है और उसमें वृद्धि होती है। ऐसे ही हम बात करते हैं रोजगार सृजन की। विद्यार्थी मित्रों, बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी से जूझ रहे देशों के अंदर रोजगार निर्माण और सामाजिक स्थिरता और गरीबी को कम करना एक महत्वपूर्ण मतलब समस्या है, जिसका समाधान करना बहुत आवश्यक है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके समाधान क्या है। तो औद्योगिकीकरण, भारत और चीन देश में भारी उद्योग से लाखों लोगों को नौकरियां मिलती है, तो औद्योगिकरण से रोजगार का सृजन होता है। सेवा क्षेत्र की हम बात करें तो भारत के अंदर जो है आईटी उद्योग, जिसको हम बोलते हैं तकनीक या सूचना प्रौद्योगिकी का जो क्षेत्र है, उसके अंदर लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। ऐसे ग्रामीण विकास की हम बात करें, ग्रामीण विकास के अंदर हम बात करें तो हरित क्रांति से कृषि की उत्पादकता और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा मिला। विद्यार्थी मित्रों, जब हमारे देश में हरित क्रांति आई, हमारी पंचवर्षीय योजना ऐसी बनी, तो उसके अंदर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कृषि उत्पादकता बढ़ी और जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी सृजन हुए।
अब गरीबी का उन्मूलन और आय का पुनर्वितरण। विद्यार्थी मित्रों, विकासशील देशों में जो है गरीबी एक व्यापक स्तर पे होती है और उसका आर्थिक नियोजन से सरकार जो है लक्षित नीतियां बनाकर सामाजिक जो स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम आर्थिक नियोजन के कारण टारगेटेड हम पॉलिसीज़ का निर्माण करते हैं जिसके कारण हमारे पास सोशल स्टेबिलिटी हमको प्राप्त होती है और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। तो प्रगतिशील कर व्यवस्था की हम चर्चा करते हैं तो उच्च आय पर उच्च कर, ये व्यवस्था हमको भारत में देखने को मिलती है। धन का समान पुनर्वितरण और गरीबों के लिए सामाजिक कार्यों का वित्त पोषण। विद्यार्थी मित्रों, एक प्रगतिशील कर व्यवस्था की यही पहचान होती है कि जिसकी आय ज़्यादा है उस पर ज़्यादा कर लगाया जाए और उस कर से जो आय प्राप्त होती है उससे सामाजिक कार्यक्रमों का निर्माण किया जाए जिससे जो गरीब कमज़ोर लोग हैं उनकी सहायता की जा सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, भूमि सुधार की हम बात करें तो बड़ी जमींदारों से जमीन छीनकर छोटे किसानों को पुनर्वितरित करना, ये भी एक हमारे यहाँ पर भूमि सुधार के रूप में देखने को मिला जो ग्रामीण असमानता को कम करता है और भारत के अंदर 1950 से 60 के दशक के बीच में ये लागू हुआ, जिसके अंदर हमारे यहाँ पर लैंड रिफॉर्म हुए। जो बड़े जमींदार थे उसके जिनके पास ज़मीनें ज़्यादा थी और जो किसान थे, तो इन सबको एक पुनर्वितरित किया गया और इसमें एक समान रूप से सबको वितरण हो, ये भूमि सुधार कानून के रूप में भारत के अंदर लागू हुआ। ऐसे हम बात करें सामाजिक सुरक्षा की तो हमारे यहाँ पे सामाजिक सुरक्षा के रूप में जो हमारे सुरक्षा ढांचे को मजबूत किया गया, जो गरीब वर्ग है या जो कमज़ोर वर्ग है उसके लिए सामाजिक सुरक्षाओं के लिए विभिन्न प्रकार की नीतियाँ बनाई गई, विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाई गई और उससे उनको लाभ दिया गया। तो ये गरीबी उन्मूलन और आय पुनर्वितरण के विषय को हमने समझा। ऐसे ही जो नई आर्थिक नीतियां है जिससे कि हम बात करें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनको हम समझते हैं। तो 20वीं सदी के उत्तरार्ध में सोवियत संघ का जो पतन हुआ उसके बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसकी सफलता है और वैश्वीकरण के दबाव के कारण आर्थिक नीतियों में बहुत बड़ा बदलाव देश के अंदर लाया गया। इसके प्रभाव क्या हुए, इस प्रभाव को हम समझते हैं तो भारत और चीन के उल्लेखनीय आर्थिक वृद्धि और गरीबी में कमी हमको देखी गई। वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकासशील देशों का एकीकरण हुआ, जो विकासशील देश थे वो एकत्र आए और अपने समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक समान लक्ष्य लेकर कार्य करने लगे। ऐसे व्यापार, निवेश और तकनीकी हस्तांतरण को भी बढ़ावा मिला और लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए, इसके कारण अभी भी चुनौतियां बनी गई है। अब हम उदारीकरण के विषय को समझे। उदारीकरण के अंदर क्या होता है कि जो राज्य का होता है उसका नियंत्रण कम होता है, बाजार की अधिक भूमिका होती है और नियमों को इसमें सरल बनाया जाता है। प्राइवेटाइजेशन की हम बात करें तो इसमें सरकारी उद्यम निजी क्षेत्र को दक्षता को बढ़ाते हैं और स्वामित्व का हस्तांतरण करते हैं। अब हम ग्लोबलाइजेशन, जिसको कि हम वैश्वीकरण कहते हैं, इसको समझते हैं, जिसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुला एक वैश्विक एकीकरण होता है जिसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को हम बढ़ावा देते हैं। विद्यार्थी मित्रों, सामाजिक सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन, इसको हम समझते हैं। तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम क्या है, इसके अंदर बेरोजगारी, खाद्य सहायता और अन्य प्रकार की जो सामाजिक सुरक्षा है वह आर्थिक मंदी के तौर में संवेदनशील जनसंख्या को एक सुरक्षा जाल प्रदान करती है। विद्यार्थी मित्रों, हमारे देश के अंदर ऐसी जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग है जो संवेदनशील जनसंख्या है, जो गरीबी के अंदर अपना जीवन यापन करती है। तो उन्हें विभिन्न प्रकार की सामाजिक सुरक्षाएं प्रदान की जा सकती है ताकि वह अपनी बेरोजगारी और स्वास्थ्य सुविधाओं को देख सके और अपना जीवन यापन अच्छे से कर सके। अब ब्राज़ील का हम उदाहरण ले तो कम आय वाले परिवारों को नगद भी हस्तांतरित किया जाता है। यदि बच्चे स्कूल जाए और टीकाकरण ले तो सफल गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के उदाहरण है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो वहाँ गरीब परिवारों को नगद कैश के रूप में भी सहायता प्रदान की जा सकती है। विद्यार्थी मित्रों, भारत के अंदर भी देखा जा सकता है कि विभिन्न प्रकार की सामाजिक योजनाएं हमारे यहाँ पे चलती है। जैसे हम बात कर सकते हैं जो रोजगार गारंटी कानून है जिसके अंदर रोजगार पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर रोजगार मिलता है। ऐसे अनेक प्रकार की सामाजिक पेंशन सुविधा हमको वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, अनेक प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं हमारे यहाँ पर लागू है। ऐसे अनेक प्रकार की योजनाएं अन्य अन्य देशों में देखने को मिलती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की हम बात करें तो शिक्षा में निवेश से कौशल बढ़ता है। विद्यार्थी मित्रों, किसी भी देश के अंदर अगर शिक्षा में निवेश बढ़ता है तो वहाँ पर स्किल का डेवलपमेंट होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो होता है गरीब परिवारों और बीमारियों का बोझ घटता है जिससे उत्पादकता उस देश की बढ़ती है। अगर कोई स्वास्थ्य सेवाओं पर कोई देश निवेश करता है, अपनी स्वास्थ्य सेवाओं का अगर वो विस्तार करता है तो उस देश की जो उत्पादक क्षमता है वह भी बढ़ती है। औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण, ये दो विषय को भी हम समझते हैं। तो कृषि से उद्योग की ओर, औद्योगिकरण का मतलब है कि जो औद्योगिक जो आर्थिक योजना का आधार माना जाता है
उत्पादकता बढ़ाना और जीवन स्तर में सुधारना, ये कृषि उद्योग की ओर परिवर्तन की आवश्यकता है। विद्यार्थी मित्रों, पहले बहुत परंपरागत तरीके से हमारे देश के अंदर कृषि की जाती थी, लेकिन औद्योगिकरण और आधुनिकीकरण के आने के बाद अब हमने देखा होगा कृषि के अंदर भी बहुत सारे नवाचार हुए हैं और कृषि को भी अब आधुनिक रूप से कृषि की जा रही है और उस कृषि का जो उत्पाद होता है उसे भी प्रोसेस करके ही बाजार में भेजा जा रहा है। इससे किसान को और लाभ होता है। अगर हम बात करें विद्यार्थी मित्रों राज्य स्वामित्व वाले उद्योग, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं कि जो माओवादियों का जो युग था उसके अंदर बहुत तेज गति से औद्योगिकरण हमको देखने को मिला और इसमें केंद्रीय भूमिका चीन ने निभाई। चीन के अंदर बहुत तेज गति से इंडस्ट्रीज लगी और वहाँ के लोगों को रोजगार मिला। सार्वजनिक निजी भागीदारी की हम बात करें तो हमारे यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के मॉडल्स भारत के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर भारत में हाईवेज का निर्माण है, पावर प्लांट का निर्माण है या अन्य प्रकार के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके अंदर पीपीपी मोड हमको देखने को मिलता है, जिसके अंदर सरकार और निजी दोनों की भागीदारी होती है और विकास के जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लागू किया जाता है, उसको संचालित किया जा सकता है। अब हम आत्मनिर्भरता के कंसेप्ट को समझते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत के अंदर हरित क्रांति जो 1960 और 70 के दशक में हमको देखने को मिली, इसके कारण खाद्यान्न के अंदर तीव्र कमी के बाद उपज वाली जो फसलें थी उसके अंदर विकास हुआ और आधुनिक खेती, तकनीकी और सिंचाई में निवेश हुआ, जिसके कारण भारत की जो खाद्य निर्भरता हुई उसमें हम आत्मनिर्भर हुए। भारत के अंदर जो हरित क्रांति आई उसके कारण कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नवाचार हमको देखने को मिले, उसके कारण हमारी उत्पादकता बढ़ी और हम कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए। ऐसे चीन की आत्मनिर्भरता की नीति की हम बात करें तो माओवादियों के युग में चीन के अंदर विदेशी तकनीक पर निर्भरता घटाने के लिए स्टील और मशीनरी जैसे भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया गया। विद्यार्थी मित्रों, चीन के अंदर जो विदेश की जो तकनीक है उसकी निर्भरता को घटाने के लिए उन्होंने स्टील और मशीन के ऊपर बहुत बड़ा काम किया, तो इससे वो चीन के अंदर मशीन के युग में आत्मनिर्भरता उनको देखने को मिली। ऐसे वैश्विक एकीकरण के साथ संतुलन की हम बात करें विद्यार्थी मित्रों, तो आज कई देश वैश्विक एकीकरण के साथ आत्मनिर्भरता को भी संतुलित करते हुए देखने को हमको मिलता है। रणनीतिक उद्योगों को बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से भी हमको लाभ मिलता है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम एक ऐसे समय के अंदर है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के देशों से आयात निर्यात और हमारे सामरिक संबंध जो होता है वह देश की आर्थिक संसाधनों, आर्थिक नीतियों को बहुत तरीके से प्रभावित करता है। विद्यार्थी मित्रों, अगर हम वर्तमान के उदाहरण लें तो वैश्विक जो युद्ध की स्थितियाँ हैं, अगर दूसरे देशों की युद्ध की स्थितियाँ हैं, उसके कारण भी भारत में भी उसका प्रभाव हमारे आर्थिक नियोजन पे देखने को मिलता है। तो जो वैश्विक एकीकरण के साथ संतुलन भी बहुत आवश्यक है। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक विकास की, तो जो हमारे पिछड़े क्षेत्र जिसके हम बात कर सकते हैं, भारत के जो उत्तर पूर्वी राज्य थे, जो आदिवासी क्षेत्र है, वहाँ पर विशिष्ट कार्यक्रमों के माध्यम से उस अविकसित क्षेत्र को विकसित करना, वहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में निवेश करना, वहाँ पर यातायात के साधन बढ़े, इसके लिए निवेश करना, जो पिछड़े क्षेत्रों का विकास इससे संभव हो सके। विद्यार्थी मित्रों, इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हमको देखने को मिला, चीन के अंदर भी देखने को मिला, और जो हमारी सामाजिक नीतियाँ है वह भी प्रादेशिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण होती है। वैश्वीकरण और वित्तीय सुधार चीन के अंदर हमको देखने को मिला। चीन के अंदर विदेशी निवेश, निर्यात, रणनीतिक और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकरण अभूतपूर्व वृद्धि हुई और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया। अब भारत का जो आईटी क्षेत्र है, 1991 के बाद भारत के अंदर आईटी क्षेत्र के अंदर विभिन्न प्रकार के रोजगार का सृजन हुआ और उसकी उल्लेखनीय वृद्धि हमको देखने को मिली, जो विदेशी निवेश को भी आज के समय में आकर्षित करती है। अब वित्तीय सुधार के क्षेत्र में हम बात करें तो वर्ष 1991 के बाद बाजार के अंदर उदारीकरण हुआ, बैंकिंग नियंत्रण हुआ, बैंकों का केंद्रीकरण हुआ और उससे पूंजी बाजार में एक स्थिरता उत्पन्न हुई और गतिशील विकास हमको देखने को मिला। अब हम बात करें राजकोषीय नीति और टिकाऊ विकास की, तो विद्यार्थी मित्रों, जीएसटी के रिफॉर्म्स हमको 2017 वर्ष में हमको देखने को मिले, जिनके अंदर जो हमारे कर व्यवस्था थी उसका सरलीकरण किया गया। जो जटिल अप्रत्यक्ष कर प्रणाली थी उसको एकीकृत करके संरचना को सरल बनाया गया और उसके व्यवसाय पर उसका बोझ घटाया गया। ऐसे हम बात करें टिकाऊ विकास की, तो यूरोपियन जो ग्रीन डील थी 2050 के लक्ष्यों के अंतर्गत, जिसके अंदर जलवायु तटस्थ खंड बनाने और भारत की जलवायु परिवर्तन की एक राष्ट्रीय कार्य योजना, कर नवीनीकरण योजना और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना, ये हमारे टिकाऊ विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उसके अंदर हमारे नवीनीकरण ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता को बढ़ाना ये तय किया गया। तो ये हमारे टिकाऊ विकास का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बना।
विद्यार्थी मित्रों, आज के जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से हमने सीखा इन प्रश्नों के माध्यम से आप अपने प्रगति को जांच सकते हैं। आपने इन प्रश्नों के माध्यम से आप जांच कर सकते हैं कि आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपने कितना समझ अपने विकसित की। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जो संदर्भ दिए गए हैं उन संदर्भों पर जाकर इन विषयों पर आप और अधिक जानकारी अगर लेना चाहें तो इन संदर्भों के माध्यम से आप और अधिक जानकारी इन संदर्भों पे जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आज का लेक्चर आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी ने आज का वीडियो लेक्चर ध्यानपूर्वक देखा, सुना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।